अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट 2024 मॉडल। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016-17 से आना शुरू हो गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया है। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है और इसमें बहुत सारी रिफाइनमेंट्स भी की गई हैं पाकिस्तान में। इसके बहुत सारे वर्जन आते हैं, पेट्रोल में कुछ वर्जन आते हैं और कुछ डीजल में आते हैं। डीजल की अगर बात कीजिए तो इस गाड़ी में सिग्मा आता है, लेजेंडर आता है और फिर GR स्पोर्ट आता है। ये गाड़ी GR स्पोर्ट है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ये गाड़ी अपनी वैल्यू को काफी हद तक जस्टिफाई करती है और यही वजह है कि वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस प्राइस ब्रैकेट में आपको कोई खास ऑप्शन मिलता नहीं है 0 मीटर में, जबकि ये गाड़ी काफी अच्छा ऑप्शन है और इसके अलावा साइज के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी मैसिव है। पावर के लिहाज से ये गाड़ी काफी ज्यादा पावरफुल है और ये गाड़ी है भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल। इन सारी चीजों पर डिस्कशन करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 2,17,00,000 रुपए है और ये गाड़ी सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ये रेडी अवेलेबल कार है, 24 मॉडल है और 2017 की है। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DSC2 की अकेडमी के ऑपोजिट लोकेटेड है। सेकंड मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ट्रैफिक कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, ये कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Fortuner and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से गाड़ी बहुत ज्यादा बेहतर है इस कैटेगरी की किसी भी और कार से। अगर आप इस गाड़ी को प्राडो से कंपेयर करें तो हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मोस्टली लोगों को ये लुक ज्यादा पसंद आता है क्योंकि थोड़ा सा मॉडर्न टच देता है। प्राडो जो इस प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती हैं वो गाड़ियाँ पुरानी होती हैं, 10-11 मॉडल होती हैं और वो गाड़ियाँ थोड़ी सी ऑब्सोलीट लगती हैं देखने के लिहाज से। और डेफिनेटली 2010-11 की गाड़ी 2024 से कंपीट नहीं कर सकती कंडीशन के लिहाज से, लेकिन ये गाड़ी साइज में से थोड़ी सी छोटी है। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो यहाँ पे फीचर्स काफी इंप्रूव कर दिए गए हैं पहले से, बट स्टिल मेरे ख्याल से यहाँ पे भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो ये हेडलाइट सबसे पहले लेजेंडर में आई थी 2021 में। इसमें ये DRLs दी गई हैं जो कि इसके लुक को काफी बेहतर बना रही हैं। 2 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं जो कि लो के लिए हैं और फिर 2 LEDs दी गई हैं जो कि हाई के लिए हैं। और इसके अलावा ऐसे ही फ्रेम वाली हेडलाइट सिग्मा में भी आती हैं लेकिन उनके इंटरनल्स डिफरेंट होते हैं। उसमें सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन लैंप आता है और काफी स्लीक सी लंबी सी DRL आती है। ये हेडलाइट ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होती है। और बाकी इसमें जो फॉग लैंप हैं ये भी LED में आते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे फीचर्स के नाम पे सिर्फ पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और इसका जो ये टोयोटा का लोगो है ये ब्लैंक है। ये देखने में ऐसा लगता है कि रडार हो। लैंड क्रूजर V8, प्राडो वगैरह में जिनमें इस तरह का मोनोग्राम आता है उनमें पीछे रडार दिया गया होता है। बट GR स्पोर्ट क्योंकि इंटरनेशनली आ रही थी और उसमें लोगो इस तरह का था तो पाकिस्तान में भी उसकी लुक को कॉपी किया गया है, बट यहाँ पे रडार नहीं दिया गया। इसके अलावा बाकी बोनट वगैरह इस गाड़ी का नॉर्मल सा है, इसमें कोई हुड स्कूप नहीं आता जो कि पहले फॉर्च्यूनर्स में आया करते थे क्योंकि उनमें इंजन 1KD था। बाकी इसके अलावा इसके ऊपर नीचे यहाँ पे ये अगेन DRLs दी गई हैं जो कि इंडिकेटर में स्विच करती हैं। यहाँ पे कि GR स्पोर्ट का बैज दे दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट सी है। यहाँ पे इतनी चीजें दी गई हैं कि मेरे ख्याल से इसको मॉडिफाई करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। यहाँ पर रिम काफी मजेदार आते हैं, टायर भी अच्छे आते हैं, रूफ रेल्स में दी गई हैं। मोस्टली गाड़ियाँ ब्लैक आउट है और इसके अलावा साइड स्टेप भी इस गाड़ी में अच्छे खासे बॉडी से बाहर आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टोयोटा ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जिसको आप लेके चेंज करवाएं। सिर्फ आप इस गाड़ी के साइड में विंडोज टिंट करवाएंगे और इस गाड़ी की लुक काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। बाकी अगर बात कीजिए फीचर्स की तो यहाँ पे गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से इस गाड़ी के साइड मिरर डिटेक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स के अंदर सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर भी आता है। अगर मैं इसको लॉक करूंगा तो ये खुद ही फोल्ड होंगे, अनलॉक करने पे अनफोल्ड होंगे। लेकिन ये है बॉडी कलर में ही। व्हाइट गाड़ियाँ व्हाइट आते हैं, ब्लैक में ब्लैक आते हैं। डोर हैंडल भी इस गाड़ी में बॉडी कलर में ही आते हैं, जबकि सिग्मा में ये क्रोम में आते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है, यानी कि प्राडो से थोड़ी सी छोटी है और V8 से तो काफी छोटी है। इंटीरियर में ये गाड़ी भी बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन स्टिल ये गाड़ी लुक्स और फीचर्स इतने ऑफर करती है कि अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है। खैर ये गाड़ी प्रॉपर 4x4 SUV है, ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी स्पोर्टिव वगैरह जैसी है, उनसे ये गाड़ी बहुत ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा ऊपर इसमें रूफ रेल्स दी गई हैं। विंडोज के आसपास इसकी फुल कंटिन्यू करती है एल्यूमिनियम की जो कि इसके लुक को काफी डिस्टिंक्टिव बनाती है। इसका जो सिग्मा वेरिएंट है उसकी की के ऊपर इस तरह की कट लाइन दी गई है और ऐसी कट लाइन आपको सिर्फ इसी गाड़ी में देखने को मिलेगी। बाकी कोई SUV इस तरह कट लाइन फॉलो नहीं करती। लैंड क्रूजर 300 सीरीज के अंदर भी उसकी विंडोज के आसपास जो फ्रिल दी गई है क्रोम की वो भी काफी डिस्टिंक्टिव है और उसके भी स्टार्टअप के अंदर वो उसके मीटर में शो होती है। बाकी इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 18 इंचेस के आते हैं, इन पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा अभी। और इसमें काफी लाइट सी व्हील आर्चेस दी गई हैं जो कि अगेन GR स्पोर्ट में बॉडी कलर में है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस एंड की तो यहाँ पे इस गाड़ी का फ्यूल डोर दिया गया है। कट लाइन यहाँ पे आगे थोड़ी ज्यादा शार्प हो जाती है और टेलर के अंदर कंटिन्यू करती हैं। फ्रंट पे ऐसी कट लाइन्स नहीं दी गई। इसके अलावा गाड़ी क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है और
GR स्पोर्ट में टोयोटा ने कुछ चीज़ों में चीप आउट किया है। वो ये है कि एक तो इस गाड़ी के अंदर से एम्बिएंट लाइटिंग निकाल दी गई है जो कि लेजेंडरी में आती थी, ये मैं कवर करूंगा अभी आगे जाके। और इसके अलावा इस गाड़ी में जो लॉक अनलॉक की साउंड है वो भी नहीं है। लेजेंडरी में अगर आप इस गाड़ी को अनलॉक करते तो ये गाड़ी बीप करती थी, लॉक करने में ये गाड़ी बीप करती थी, बट इस कार के केस में ऐसा नहीं है। आप इसको जितना मर्जी लॉक अनलॉक कर ले कोई बीप नहीं आती, और ये ऐसा नहीं है कि आप जाके अंदर से ऑन कर सकते हो, इसमें बीप आती ही नहीं है, ना GR स्पोर्ट रीवो में ना GR स्पोर्ट फॉर्च्यूनर में। और इसके अलावा एंट्री एग्जिट भी इस गाड़ी में कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। अगर आप थोड़े से एजड हैं तो आपके लिए इस गाड़ी में बैठना उतरना मुश्किल होगा, और यहाँ पे टोयोटा ने इसको और ज़्यादा मुश्किल बनाया है इस तरह से कि इसमें कोई ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया। रीवो में यहाँ पे ग्रैब हैंडल आता है, प्राडो में आता है, V8 में आता है। मोस्टली गाड़ियाँ SUVs जो ऊंची होती हैं वो ऑफर करती हैं, बट इसमें ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया टोयोटा की तरफ से। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। ड्राइवर तक में टोयोटा ऑफर करता है बट इसमें नहीं दिया गया, जिसको आप पकड़ के चढ़ के बैठेंगे। इसमें एंटर होने के लिए आप जस्ट यहाँ पे साइड में ग्रिप करके इस तरह से इसके अंदर एंटर होंगे, और निकलना भी इससे थोड़ा सा मुश्किल है, आपको प्रॉपर सलाम के बाद आना पड़ता है। और इसके अलावा इसकी थर्ड रो सीट्स में एंटर होने के लिए आप इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करेंगे लाइक दिस, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और इसके अलावा बात की जिस गाड़ी की रेयर लुक की, तो इसको भी फेसलिफ्ट करके काफी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया था। टेल लाइट्स गाड़ी में एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, इनमें कोई खास ब्लैंक स्पॉट्स नहीं दिए गए जो कि पिछली फॉर्च्यूनर में थे। और इस कैटेगरी में मेरे ख्याल से ये लुक्स काफी अच्छी हैं। फीचर भी ये गाड़ी बैक पे अच्छे ऑफर करती है, इस तरह से कि इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं। टेलगेट इस गाड़ी का पावर आता है जो कि आप की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी अजीब सी है, वो ये है कि इसमें जो बैक पे सीट्स हैं, थर्ड रो सीट्स, ये साइड पे फोल्ड होती हैं, सिंकिंग नहीं आती, जबकि गाड़ी 2016 के बाद से आना शुरू हुई है। प्राडो 2009 से ही सीट सिंकिंग ऑफर करी है, और इवन लैंड क्रूजर 200 सीरीज में भी ये सिंकिंग नहीं आती थी, साइड पे फोल्ड होती थी। साइड पे फोल्ड होने की वजह से ये गाड़ी का ट्रंक का अच्छा खासा एरिया खा जाती हैं, और अगर ये नीचे फोल्ड होती हैं तो ट्रंक एक ही लेवल पे हो जाती है सीट्स के साथ। इसमें नीचे यहाँ पे एक गैप दिया गया है, सीट्स अलग लेवल पे हैं, ट्रंक अलग लेवल पे है, और फिर साइडों पे सीट्स भी खड़ी हुई हैं, तो ये काफ़ी अनइवन सा अरेंजमेंट लगता है। बाकी बैक पे आप यहाँ पे 2 लोग बैठा सकते हैं। ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की अगर सीट्स आप ओपन कर दें तो सिर्फ एक बैक ही रह जाती है, अगर सीट्स को फोल्ड कर दें तो फिर यहाँ पे अच्छा खासा सामान आ सकता है। फ्रंट सीट्स को भी आप फोल्ड कर सकते हैं, और इसके अलावा इसकी ट्रंक की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रंक की हाइट एडजस्ट करने की मैंने गाइड्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं जो कि आप जाकर मेरे पेज से देख सकते हैं। इसके अलावा बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। रेयर बम्पर के अंदर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। GR स्पोर्ट में बम्पर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव आता है, बाकी ये गाड़ी बैक पे रेयर विंडशील्ड वाइपर भी ऑफर करती है। स्पॉइलर भी आता है इसमें, स्पॉइलर के अंदर ब्रेक लैंप दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो इंटीरियर इसका लुक्स के लिहाज से तो काफी जबरदस्त है, फीचर्स के लिहाज से भी काफी इक्विप्ड है, लेकिन ये चौड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। SUVs के इंटीरियर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा खुले होंगे या चौड़े से होंगे, बट इस गाड़ी में ये केस नहीं है। ये गाड़ी चौड़ाई के लिहाज से सिर्फ कोरोला या सिविक जितनी है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस होगी, बट नॉनदलेस ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत बेहतर है और बहुत ऊपर है। ऊपर बैठने का एक अलग ही स्वैग है, और ये चीज़ आप तब एक्सपीरियंस करते हैं जब आप इस गाड़ी को ऑन करते हैं। खैर इन सारी चीज़ों में आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील गाड़ी 3 स्पोक ऑफर करती है। इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल दिए मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है, लेजेंडरी भी और सिग्मा में भी, और इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है जो कि अडॉप्टिव नहीं है, ये सिंपल सा ही क्रूज है। बाकी ये स्टीयरिंग व्हील सारा ही लेदर की फिनिश में है, इसमें रेड कलर की स्टिचिंग दी गई है, और इसके अलावा यहाँ पे GR स्पोर्ट की बैजिंग भी आती है। और ये स्टीयरिंग व्हील है भी टेलीस्कोपिक, आप इस स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल की, तो हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी, और इसमें फॉग का कंट्रोल भी दिया गया है। इसके अलावा वाइपर स्काई में नॉर्मल से दिए गए हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर नहीं आता जो कि ग्रैंडे ऑटो वाला फीचर ऑफर करती है, तो मेरे ख्याल से टोयोटा को इसमें भी यूज करना चाहिए था। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका अगेन पिछली किसी फॉर्च्यूनर से डिफरेंट है। ये ब्लैक, रेड और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ है, और इसमें स्टार्टअप के टाइम पे GR स्पोर्ट की बैजिंग आती है। इसके अलावा इसकी रीडर्स रेड कलर में है, और अगर बात की जाए इसके MID की, तो ये आपको इसकी बहुत सारी चीजें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, टायर टर्निंग वेरियस, गाड़ी के मैसेजेस, सेटिंग में जाकर आप इसकी बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और ये डिस्प्ले भी काफ़ी हाई क्वालिटी है। वैसे कार्स में पिक्सेलेटेड आ रहे होते हैं यूजुअली। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही सॉफ्ट पैडिंग की फिनिश में है, ये लेदर है। यहाँ पे GR की थीम को कंटिन्यू करने के लिए रेड कलर की स्टिचिंग दी गई है, और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके बाकी के डैशबोर्ड की, तो ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे इसका डैशबोर्ड बेहतर हो सकता था, बट टोयोटा ने नहीं किया, और डैशबोर्ड इसका साइज के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। बाकी अगर बात की जाए इसके डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे 4 इवेंट्स दिए गए हैं, चारों ही इवेंट्स ओपन और क्लोज किए जा सकते हैं, और इसके अलावा इनमें ये पे सेंटर में क्लॉक दी गई है, उसी नीचे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, और ये वैसी स्क्रीन है जैसे कि टोयोटा थाईलैंड में ऑफर करता है। थाईलैंड वाली कार में भी ऐसी स्क्रीन आती है,
और ये बेसिकली गाड़ी कंप्यूटर के साथ सिंक है। इस स्क्रीन में बेसिकली एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं और इसके अलावा ये गाड़ी के कंप्यूटर के साथ भी सिंक्ड है। यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल की स्टेट्स भी शो करवाएगी और इसके अलावा इसकी ट्रेस, एज कनेक्टिविटी वगैरह भी शो करवाएगी। इसके अलावा इसका डिस्प्ले भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर भी इंटरेक्टिव है और ये काफी स्मूथ है। उसी इंच का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दो अलग अलग जोन्स दी गई हैं। फ्रंट पे और फिर बैक पे भी अलग से जोन दी गई है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी फॉर्च्यूनर शुरू से ऑफर नहीं करी, ये बाद में इसमें ऐड किया गया है। उसके नीचे पे इसका यहाँ पे टॉर्क का पावर आउटलेट दिया गया है, 3 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, डाउन एसेस कंट्रोल दिया गया है और 4x4 का सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है H2, H4 और L4। L4 मीन्स लो रेंज और 4x4 गाड़ी लो गेयर्स में रहेगी और 4x4 पे चलेगी। H4 मीन्स हाई गेयर्स और 4x4 अगर अपनी गाड़ी को तेज चलाना है और 4x4 पे रखना है तो आप इसको H4 में रखेंगे। अगर आप इसको किसी चढ़ाई पे चलाना है तो फिर आप इसको L4 में रखेंगे और वैसे नॉर्मल यूज़ के लिए आप इसको H2 पे रखेंगे। H2 बेसिकली सिर्फ रेयर व्हील्स हैं। उसके नीचे पर यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इन कप होल्डर से आगे इसका एक स्टोरेज एरिया दिया गया है और बाकी गेयर पैनल के आसपास वाला सारा एरिया इसका कार्बन फाइबर की फिनिश में है। इसका जो गेयर सिलेक्टर है ये भी स्मोकी ग्रे है। अगर इस गाड़ी के इंटीरियर पर गौर करें तो यहाँ पे जितने भी एक्सेंट्स हैं ये सब स्मोकी कर दिए गए हैं। बेशक वो गेयर हो, गेयर के आसपास का एरिया हो, स्टीयरिंग व्हील हो, फॉर्च्यूनर की बैजिंग हो, डोर की सिल्स हो, जो मर्जी हो, इसमें शैडो क्रोम या ग्रे सा कर दिया गया है जिया की थीम को मैच करने के लिए। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के गियर शिफ्टर की तो इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P-R-N-D और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। उससे पीछे इसके ड्राइव मोड दिए गए हैं। ड्राइव मोड इस गाड़ी में इको, नॉर्मल और स्पोर्ट का आता है और उससे पीछे इसके फिर यहाँ पे 3 और ब्लाइंड स्विचेस दिए गए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और इसके डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है। साथ इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से अच्छा खासा स्पेशियस है। लेकिन यहाँ पे पावर आउटलेट नहीं आता और ना ही कूल बॉक्स आता है और इसकी वजह यह है कि इसमें कूल बॉक्स यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं फॉर्च्यूनर के बैच को प्रेस करूंगा तो ये एरिया ओपन हो जाएगा। ये ग्रिल कंपार्टमेंट है और इसमें ग्रिल दी गई है जो कि कूल बॉक्स की है। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे एक गाड़ी एसी के बाद थ्रो करेगी। उससे नीचे इसका स्टोरेज बॉक्स दिया गया है और इसको आप की से लॉक भी कर सकते हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन के साथ आती हैं। इसका जो ये फैब्रिक है ये परफोरेटेड है और इसके नीचे वाली लेयर रेड कलर की है जो कि बेसिकली जिया की थीम के साथ काफी अच्छे से मैच करती है। बाकी इस गाड़ी की सीट्स के हेडरेस्ट के अंदर जिया की बैजिंग दी गई है और इसके अलावा इस गाड़ी की सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की इनको मैं बटन से ही आगे पीछे कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की डोर पैनल्स की तो ये पूरे ही ब्लैक हैं। इसमें जो आर्मरेस्ट वाला एरिया है ये सारा ही लेदर की फिनिश में दिया गया है और बाकी इसकी सारी विंडो सिंगल टैप वाली हैं। इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। साइड में भी गाड़ी रिट्रैक्टेबल ऑफर करती है और इसके अलावा स्पीकर गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स और इसके अलावा बाकी यहाँ पे इसका पोस्ट स्टार्ट दिया गया है और इस गाड़ी के पोस्ट स्टार्ट पे भी जीआर की बैजिंग दी गई है। अगर बात कीजिए वारंटी मीटर की तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास आते हैं विद अ लाइट और इसके अलावा इस गाड़ी का रूफ लाइनर भी फुली ब्लैक है। सेंटर में एक सनग्लास होल्डर दिया गया है, रिव्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। केबल लाइट इस गाड़ी की एलईडी में आती हैं और ये गाड़ी सनरूफ ऑफर नहीं करती वर्ल्ड वाइड। अगर इसमें सिर्फ सनरूफ आ जाती तो ये गाड़ी एक कंप्लीट पैकेज थी। लोग इसकी वजह प्राउड इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें सनरूफ आती है। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्च्यूनर मार्क आती है, बाकी इस गाड़ी में सब कुछ पूरा है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैग पे काफी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का कोई इशू नहीं है और ना ही हेडरूम का। इसके अलावा बैग पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लोर बेड ऑलमोस्ट फ्लैट आता है और ये गाड़ी चौड़ाई में भी ठीक है तो 3 लोग काफी इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। 4 लोग भी आना चाहें तो आ जाएंगे लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके अलावा इस गाड़ी की रेयर सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं लाइक दिस। मैं अपनी मर्जी के लिहाज से इनको एडजस्ट कर सकता हूँ अपने मोस्ट कंफर्टेबल एंगल पे और इसके अलावा ये गाड़ी फीचर्स भी बैग पे अच्छी ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 आउटलेट दिए गए हैं और ये C2C पोर्ट्स हैं। यहाँ से मैं अपना नया आईफोन या नया सैमसंग चार्ज कर सकता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे एक 100 वोल्ट का आउटलेट भी दिया गया है। सेंटर में इसके ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं जिनको मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ लाइक दिस। फिर इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, सेंटर में गाड़ी क्लाइमेट कंट्रोल की जोन भी ऑफर करती है। इसमें बैक पे यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इनको मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर इसमें केबल लाइट्स भी एलईडी में आती है रेयर पैसेंजर्स के लिए। बैक पे गाड़ी आईएसएफ के पोर्ट्स ऑफर करती है, सीट बेल्ट्स ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन एक गाड़ी पाकिस्तान में 2 में ऑफर करती है, 2.7 पेट्रोल और 2.8 डीजल। ये स्पेसिफिक कार 2.8 डीजल है जो कि टॉप ऑफ द लाइन है और ये इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो कि काफी हेल्दी फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। और इसके अलावा ये इंजन क्योंकि डीजल है तो इसकी एवरेज भी अच्छी आती है।
यही वजह है कि ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस होती जा रही है और पाकिस्तान में भी। ये गाड़ी आपको तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर तक की एवरेज आराम से ले सकती है, 10-11 भी जा सकती है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार से चलाएंगे तो। और इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी एवरेज है। ये एवरेज आपको सिविक जैसी गाड़ियाँ देती हैं। बाकी इसके अलावा ये इंजन मेंटेनेंस के लिहाज से भी काफ़ी सस्ता पड़ता है, ड्यूरेबल भी काफ़ी है। और बाकी इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, 4x4 इस तरह के सारे फीचर्स आते हैं। ये गाड़ी ऑल टाइप 4x4 नहीं है, इसको आप सिर्फ रेयर में भी चला सकते हैं और फिर 4x4 पे भी स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसा इंजन प्राउडो में भी आता है। ये 1GD FTV इंजन है। बाकी इसके बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। बोर्ड इस गाड़ी का ओपन स्टैंड ही होता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोलिक आ जाता तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी बात थी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट। ये 265, 60 और 18। इसमें 18 इंच का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है जो कि लुक्स के लिहाज से काफी मजेदार है मेरे ख्याल से। और इसके अलावा इसकी जो साइड वॉल्स हैं ये भी काफी थिक दी गई हैं। ये आपको ऑफ रोडिंग में काफी ज़्यादा हेल्प करती हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए टायर की, तो टायर इस गाड़ी में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है जो कि एक अच्छा टायर है और टोयोटा की मोस्टली कार्स में आता है। अब ऐसी 300 सीरीज देख लें, 200 देख लें, प्राडो देख लें, ये गाड़ी देख लें, मोस्टली गाड़ी ये टायर ऑफर करती हैं और ये काफ़ी अच्छा टायर है। ये आपको तकरीबन 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा इस गाड़ी में ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक भी दी गई है। लेकिन GR में एक चीज़ डिफरेंट है और वो ये है कि इसके ब्रेक कैलिपर्स के ऊपर GR की बैजिंग आती है और ये ब्रेक कैलिपर इटसेल्फ भी रेड कलर में है, जबकि लेजेंड और सिग्मा में इसके ऊपर कोई पेंट नहीं आता। इसके अलावा इसमें कोई हाइट कंट्रोल वगैरह नहीं ऑफर होता। ये गाड़ी सिर्फ एक ही हाइट पे आती है, ये इसकी स्टैंडर्ड हाइट है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।